हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक शर्त, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका क्या है, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग, और तारे टिमटिमाते हैं क्यों, जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आपके दो नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो आइए स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग समझते हैं, तब हम लोग इसे समझ के परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा एक अपवर्तक पृष्ठ जिसमें ये सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है, और इसमें प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए इसमें ये अभिलंब है और इससे ये जो किरण है दूर भाग रही है, इधर निकल रही है। इसमें एक सिचुएशन होता है स्टूडेंट कि इसमें हम आप सघन माध्यम में प्रकाश के किरण को, इसमें हम कोण आई आपतन कोण को धीरे धीरे खिसकाएंगे और एक ऐसा स्थिति बनेगा जिसमें आपतन कोण और क्रांति कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में ये जो अपवर्तन कोण आर है उसका मान स्टूडेंट 90 डिग्री हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रांतिक कोण। यानी कि आपतन कोण का वह विशेष मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो स्टूडेंट, क्रांतिक कोण का डेफिनेशन लिखा जाए कि आपतन कोण का वह विशेष मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाया जाए, क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक शर्त। क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक शर्त। तो क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक शर्त में हम लोग देखिए स्टूडेंट बात करते हैं। इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखा जाए कि प्रकाश के किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और नंबर 2, कोण आई बराबर सी होना चाहिए और कोण आर बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। कोण आई बराबर सी और आर बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। नोट कीजिए स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए। बोर्ड में ये 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, इसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध। चलिए स्टूडेंट, ये देखिए, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, माना कि कोई प्रकाश किरण, माना कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम
कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है। तो ये देखिए स्टूडेंट, कोई प्रकाश किरण है, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से प्रकाश किरण स्टूडेंट कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो इसको लिखेंगे जी म्यू ए। जी म्यू ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है स्नेल का नियम स्टूडेंट। तो ये रहा स्नेल का नियम। यदि कोण आई बराबर सी एवं आर बराबर 90 डिग्री रहे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट जी म्यू ए बराबर साइन आई के जगह पे हम लोग स्टूडेंट अब लिखेंगे सी अपॉन साइन आर का मान 90 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया जी म्यू ए बराबर साइन सी बटे में साइन 90 का मान स्टूडेंट 1 होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये इसको हम ऐसे समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और दोनों तरफ से हम जो भी डाटा है इसको हम उलट देते हैं। तो ये हो जाएगा अब इधर 1 बाई जी म्यू ए बराबर ये हो जाएगा 1 बटा में साइन सी हो जाएगा स्टूडेंट। दोनों तरफ हम उलट दिए। तो अब हम लोग पढ़े हैं कल पिछली वीडियो में प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है स्टूडेंट, इधर लिख देते हैं कि ए म्यू जी बराबर 1 बटा में जी म्यू ए। तो 1 बटा में जी म्यू ए बराबर स्टूडेंट होता है हम लोगों को क्या होता है, ए म्यू जी। तो इसको लिखेंगे हम ए म्यू जी इक्वल 1 बटे में साइन सी को हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे कॉसेक सी, कॉसेक सी, और यही जो है कॉसेक सी, और यही जो है हम लोग स्टूडेंट माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में रिलेशन है। ये 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको नोट कीजिए, समझते हुए नोट कीजिए, डाउट है तो पूछिएगा। ये फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद इसको नोट कर लीजिए। 2 नंबर में आएगा और 2 नंबर के लिए आएगा, तो आप इस फिगर को बनाइए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट इसे मिटा दे। आंतरिक परावर्तन, तो चलिए स्टूडेंट इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक रहे, जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें जिस रास्ते से होकर आई थी उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
और यही घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही स्टूडेंट तारे टिमटिमाते हैं, रेगिस्तान में मृग मरीचिका की घटना दिखाई देती है, हीरा चमकीला होता है। इन सब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है स्टूडेंट। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा क्यों चमकता है? तो इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखिए। बोला स्टूडेंट, लिखिए जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक रहे, जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से अधिक रहे तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर आई थी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, नोट में लिखिए तारों का टिमटिमाना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, मृग मरीचिका किसे कहते हैं? मृग मरीचिका किसे कहते हैं? हेडिंग लगा लिए। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसे समझने के लिए हम इस फिगर पर ध्यान देते हैं। इधर देखिए, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के से दूर किसी बिंदु पर एक प्रेक्षक है जो उस पेड़ को देख रहा है। ये प्रेक्षक इस पेड़ को देख रहा है स्टूडेंट दूर से, और ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान में सूर्य का जो प्रकाश है वो जब रेत पर आपतित होता है तो रेत के पास का जो वायु है स्टूडेंट वो गर्म वायु है, और रेत से जो पेड़ के ऊपर की जो वायु है स्टूडेंट ऊंचाई में, हाइट में, वो वायु ठंडी है। और जब वायु गर्म होती है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इस तरह से गर्म हवा जो है विरल माध्यम की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि ठंडी वायु के पार्टिकल जो है थोड़ा पास पास आ जाते हैं तो वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार कर रहा है। जब यात्री दूर से वृक्ष को या पेड़ को देख रहा है स्टूडेंट तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण उसे यहां पे पानी होने का भ्रम होता है, और यही घटना मृग मरीचिका कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो अब हम लोग मृग मरीचिका की परिभाषा लिखते हैं। तो आप लोग अब मृग मरीचिका की परिभाषा लिखिए
कि मृग मरीचिका क्या है। नोट कीजिए स्टूडेंट। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामने कोई जलाशय हो। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामने कोई जलाशय हो, परंतु जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता है। यात्रियों को होने वाला यह भ्रम मृग मरीचिका कहलाता है। मृग मरीचिका कहलाता है। मृग मरीचिका स्टूडेंट प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित घटना है। मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित घटना है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आया होगा। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। परिभाषा लिखने से पहले ये देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। इसका यूज क्यों करती हैं? इसका पहला कारण तो यह है कि इससे डाटा लॉस नहीं होता। इससे तो कंपनियों को फायदा है ही है और साथ ही साथ हम आम से इंसानों को भी बहुत फायदा है। और दूसरे कारण की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लेजर लाइट को पंप करके अधिक से अधिक तेज और हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि वायरलेस नेटवर्क में इम्पॉसिबल ही है। और कमेंट करके बताना दोनों नेटवर्क में से कौन सा नेटवर्क बेस्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर वाला या वायरलेस वाला। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आपने क्या देखा कि एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए आप एक ट्यूब देखे और उस ट्यूब से होकर के प्रकाश की किरणें जो है गुजर रही है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि जो प्रकाश है वो पाइप के एक सिरे से शुरू होकर के अंदर होते हुए लास्ट सिरे से बाहर निकल जाता है और उसकी तीव्रता में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये जो है स्टूडेंट प्रकाश की तीव्रता में बिना किसी परिवर्तन के एक जगह से दूसरे जगह तक भेज दिया है। और इस तरह के यंत्र को, डिवाइस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका परिभाषा लिखिए स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर लिखिए स्टूडेंट, प्रकाशिक तंतु एक व्यक्ति है। प्रकाशिक तंतु एक व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, प्रकाशिक तंतु एक व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी तीव्रता में बिना किसी परिवर्तन के प्रेषित किया जा सकता है। प्रेषित किया जा सकता है। नोट में लिखिए स्टूडेंट, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। अब आप लोग एक और हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट इसी में, प्रकाशिक तंतु के उपयोग। प्रकाशिक तंतु के उपयोग, पॉइंट दे देकर नोट कीजिए स्टूडेंट। प्रकाशिक तंतु का उपयोग संचार तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है। एक नंबर में नोट कीजिए, प्रकाशिक तंतु का उपयोग संचार तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग द्विविमीय एवं त्रिविमीय फोटो संचार में किया जाता है। इसका उपयोग द्विविमीय एवं त्रिविमीय फोटो संचार में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग हृदय में ब्लड प्रवाह को मापने में किया जाता है। इसका उपयोग हृदय में ब्लड प्रवाह को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट,
इसका उपयोग शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण में किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? आइए इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले इस क्लिप को देखते हैं और फिर समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, रात के समय में आसमान में तारों को टिमटिमाते हुए तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, तारों की रोशनी अरबों किलोमीटर की दूरी तय करके वायुमंडल की कई परतों से होकर हम तक पहुँचती है, जिस दौरान प्रकाश कई गर्म और ठंडी परतों से होकर गुजरता है और ये परतें उस रोशनी के लिए एक मोटे लेंस की तरह काम करती है। और जब तारे की रोशनी इन परतों से टकराती है तो वो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग देखें कि इसमें तारे जो है पृथ्वी से काफी दूर स्थित है। तारे जो है पृथ्वी से काफी अधिक दूरी पर स्थित है और जब ये प्रकाश किरणें हम तक पहुंचती है तो ये विभिन्न प्रकार के अवरोधों से होकर के गुजरती है। यही कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोगों को ये तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखा जाए। तो चलिए नोट कीजिए कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए स्टूडेंट। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।